नमस्कार। आज हम विचार करने जा रहे हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पर, शिक्षण के सूत्रों पर। ये शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। वास्तव में ये एक अद्भुत चीज है। चाहे व्यक्ति ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो, अगर वो इन शिक्षण के सूत्रों को समझ लेगा तो निश्चित रूप से उसकी टीचिंग इम्प्रेसिव हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। आइए आज हम विचार कर लेते हैं कि क्या है ये शिक्षण सूत्र, ये कितने प्रकार के होते हैं या फिर कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र की परिभाषाएं क्या हैं और इनकी उपादेयता क्या है। शिक्षण सूत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि जितने भी शिक्षण के पाठ्यक्रम हैं उन सारे शिक्षण के पाठ्यक्रम में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापक में अंतर देखने को मिलता है। शासन तंत्र भले ही न समझ पाया हो कि प्रशिक्षित अध्यापकों को होते हुए भी उन्होंने एक बार शिक्षा मित्र को रखने की व्यवस्था की। शिक्षा मित्र अनट्रेंड थे और उनके ट्रेनिंग की कोई अच्छी व्यवस्था बाद में भी नहीं हुई। आवश्यकता इस बात की थी कि प्रशिक्षित अध्यापकों को ही रखा जाता, और बाद में इस बात को महसूस किया बहुत सारे विद्वानों ने कि शिक्षण सूत्र का अभाव होने की वजह से इनसे वो इम्प्रेसिव टीचिंग नहीं हो पाई। शिक्षा के स्तर को बनाए रखने हेतु शिक्षण के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था परम आवश्यक है। इसमें शिक्षा की तकनीकी विविध तत्संबंधी साधन, शिक्षण व्यवहार, शिक्षण सूत्र आदि सभी आवश्यक हैं। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से अधिगम स्तर को प्रभावी बनाया जा सकता है। यह शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, विविध शिक्षा शास्त्रियों ने इस संबंध में क्या कहा और ये कौन कौन से होते हैं, आइए इन पर विचार करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुबोध, सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ नियम व सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर गढ़े हैं, ये शिक्षण सूत्र कहलाते हैं और इनसे शिक्षण वास्तव में प्रभावशाली बन जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित व सुगम बनाने हेतु प्राप्त मार्गदर्शन जो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रभावी अधिगम में मदद करता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। आइए कुछ विचारकों की परिभाषाएं शिक्षण के सूत्र के संबंध में आपके बीच रखता हूं। हालांकि बहुत सारी पुस्तकों में तलाश करने के बाद भी शिक्षण के सूत्र पर कोई परिभाषा किसी विद्वान की प्राप्त नहीं हुई। एक विचारक हुए हैं डॉक्टर D.P. गर्ग, विभागाध्यक्ष रहे दास कॉलेज बदायूं में। उन्होंने बताया कि शिक्षण सूत्र वे साधन हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर अधिगम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करते हैं। इसका आंग्ल वर्जन देखिए। टीचिंग मैगजीम्स आर दोज मीन्स which help in making learning successful by making the teaching process effective। बिना किसी का नाम लिए एक सार्थक परिभाषा और तलाश की जो गूगल पर मिली, उसमें था कि शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विकसित किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो शिक्षण और अधिगम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसका आंग्ल वर्जन देखिए। टीचिंग प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट्स to make the teaching process simple, effective and scientific, which helps in improving teaching and learning। यानी टीचिंग और लर्निंग दोनों को ही जो है वो बहुत अधिक प्रभावशाली बना देते हैं, और जब इस तरह की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी, अधिगम प्रभावशाली हो ही जाएगा। एक और विचारक ने इस संदर्भ में क्या कहा, ये आपके सामने रखता हूं उनके शब्द। शिक्षण सूत्र सरल दिशा निर्देश या सिद्धांत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो शिक्षकों को निर्णय लेने और शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में मदद करते हैं। इसका आंग्ल अनुवाद देखिए। टीचिंग फॉर्मूलाज या टीचिंग मैगजीम्स आर नथिंग बट सिंपल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स दैट हेल्प टीचर्स टू टेक डिसीजंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इन द टीचिंग प्रोसेस। ये कुछ विचार जो कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के माध्यम से रखे गए, इनका सार ये है कि ये वो साधन हैं
जिन साधनों की वजह से शिक्षण प्रभावी हो जाता है, और जो सामने बैठा हुआ विद्यार्थी है जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, उसकी समझ में वो बात आ जाती है, यानी कि अधिगम प्रभावशाली हो जाता है। अधिगम को करने के लिए अगर हम सामान्य सी कुछ बातों को मानते हुए चलें तो सभी विद्यालय इस अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। इसमें यह नहीं देखना है कि ये प्राइमरी स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च स्तर है, सबके लिए ये सूत्र हैं और इन सूत्रों के माध्यम से अधिगम को प्रभावशाली बनाया ही जा सकता है। तो कौन कौन से हैं वे शिक्षण सूत्र, आइए इस पर हम विचार करते हैं। शिक्षण के प्रमुख सूत्र, मेन मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक अध्यापक को उसका मंतव्य दिला सकती है यदि उसके द्वारा उपयुक्त समय पर उपयुक्त शिक्षण सूत्र प्रयोग किया जाए। यहां प्रमुख सूत्रों के माध्यम से शिक्षण सूत्र को प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख हैं हम उन्हीं पर विचार करेंगे। पहले मैं उनके नाम आपको एक बार बता दे रहा हूं जिससे कि रिकॉल हो जाएगा और उसे समझने में आसानी हो जाएगी। तो कौन कौन से हैं वे? पहली बात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू द अननोन। एक बात और ध्यान रखने की है कि यह आवश्यक नहीं है कि यही क्रम रहे, इन सबका इस्तेमाल होना है। और किस तरह से इस्तेमाल होना है? ये पाठ्यवस्तु के हिसाब से, उस काल के हिसाब से, उस पाठ्यवस्तु की आवश्यकता के हिसाब से, यह अध्यापक को स्वयं तय करना है। तो पहली बात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू द अननोन। दूसरी बात, सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगली बात, निश्चित से अनिश्चित की ओर, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनिट। फिर विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, जिसे कि हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी कहा करते हैं, उसमें फ्रॉम कॉन्क्रीट टू सब एब्स्ट्रैक्ट। फिर पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू द पार्ट। और आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इसके बाद फिर विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल। नेक्स्ट, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अगला, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। और इसके बाद फिर ठोस अनुभव से युक्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू रेशनल। अगला, प्रकृति का अनुसरण यानी कि फॉलोइंग नेचर। ये 12 सूत्र यहां पर मैंने रखे हैं और इन सूत्रों के बारे में एक एक करके हम समझ लेते हैं। बड़ा सरल है, केवल एक बार सुनने भर से हमें यह अंदाजा लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। और अगर हमने कहीं इसे अपने व्यवहार में उतार लिया तो आप निश्चित मानिए जैसा हमारा शिक्षण आज का है उससे बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। और साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये प्रश्न आता है तो उस प्रश्न में इस उत्तर को आप लिख सकते हैं और इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो शिक्षण सूत्र के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं समझता हूं कि अगर जिन कोर्सेज के पाठ्यक्रम में ये न भी हो तब भी इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। और जो लोग अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने बीएड एमएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं ली है, उन लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इससे शिक्षण उनका प्रभावी होगा और कुल मिलाकर के हिंदुस्तान की उन्नति में योग होगा। तो आइए अब हम पहली बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू द अननोन। ये मानवीय स्वभाव है कि जो बात या तथ्य हमें ज्ञात है उसकी ओर हमारा सहज आकर्षण होता है और उससे जुड़ी हुई बात हमने सीधे सीधे जो है अधिगमित हो जाती है। और वाद विवाद में अगर मान लो उस विषय पर कहीं बात चल रही हो तो उस वाद विवाद में भी हमारी सक्रिय सहभागिता होती है। और यदि उसे जोड़कर हमें कुछ नया सिखा दिया जाता है तो अधिगम तीव्र और प्रभावी होता है। उदाहरण स्वरूप, एक नए व्यक्ति से हमें मित्रता करने में समय लग सकता है, लेकिन अगर हमारा कोई साथी हो और वो उसको लेकर के आए, उससे परिचय करा दे तो हमें फिर उतना समय नहीं लगेगा। इसका मतलब कि हमें जल्दी अधिगमित हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो क्रिया है वो सहज हो गई और तीव्र हो गई, क्योंकि हमारा विश्वास अपने साथी पर है, उस साथी ने लाकर के उसको किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यवस्था हुई ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक अज्ञात से हमारा जुड़ाव हो गया। इसी तरह से सिद्धांत अगर कोई है, कोई बात है, कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, तो उसको अगर हम पहले रखें उसके माध्यम से हम दूसरा निकाल देते हैं। तो निश्चित रूप से ज्ञात से अज्ञात की ओर है और इजीली लर्निंग हो जा रही है, अधिगम हो जा रहा है। दूसरी बात, सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
जो तथ्य हमें पूर्व विदित होते हैं वो हमारे लिए सरल होते हैं, यानी जो कुछ हम जान रहे होते हैं वो हमारे लिए सरल है, और जो हम नहीं जान रहे हैं वो हमारे लिए कठिन है। आपने इसको कई बार अनुभव किया होगा कि जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए सरल है, और अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है उसको कोई और चीज आती है तो वो उसके लिए सरल है। तो सबके लिए सरल और कठिन की परिभाषा भी अलग अलग होगी। इसलिए पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को संबद्ध करना आवश्यक व समय की मांग होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हम इसी व्यवस्था का अनुकरण कर विद्यार्थी को नवीनतम ज्ञान से जोड़ते हैं। इसमें अधिगम को एक व्यवस्था मिलती है और नया अपेक्षाकृत कठिन ज्ञान सहजता से संप्रेषित हो पाता है, और शिक्षार्थियों को साथ साथ फीडबैक भी मिलती है, पुनर्बलन भी मिलता है। इससे प्राप्त अभिप्रेरणा नए अधिगम का आधार बनती है। आप समझिए, जब हम कहते हैं कि पूर्व ज्ञान से संबंधित करके उसका पढ़ाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि पहले सरल बात रखनी है, जो बात उसको पता है वो रखनी है, और जब बच्चे सामने वही पूछा उसने बता दिया तो उसे मोटिवेशन मिल जाएगा, उसे प्रेरणा मिल जाएगी कि वो से कुछ आ रहा है, और इसलिए फिर नए से उसे जोड़ने में उसे परेशानी नहीं होगी। और इससे होगा क्या कि वो फिर जो ये पुराना जो बेस है, जो आधार है, उसकी वजह से उसे नया ज्ञान आसानी से अधिगमित हो जाएगा। तो सरल से कठिन की ओर ये अगला शिक्षण सूत्र हुआ। इससे अगला निश्चित से अनिश्चित की ओर, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनिट। जिन तथ्यों, विचारों, सिद्धांतों से हम पूर्व परिचित होते हैं उन पर हमारा सहज विश्वास होता है। जिससे हम पहले से ही परिचित हैं उन पर सहज विश्वास होना स्वाभाविक भी है, और उनका सहारा लेकर या आधार लेकर हम अनिश्चित पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करने लगते हैं, और इसी आधार पर इस शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ है। निश्चित से अनिश्चित की ओर बढ़ने पर अधिगम सहज हो जाता है। हमें पता है कि ये चीज निश्चित है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये तो हमें पता ही है। अब इससे जुड़ी हुई कोई बात, इससे आगे की बात, जो बात हमें नहीं पता है उसको उसका आधार लेकर के समझाने पर वह भी सरल हो जाएगा। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है। अगली बात, विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम स्पेशल टू जनरल। किसी भी पाठ के स्थायी व व्यवस्थित अधिगम हेतु हमें पहले तत्संबंधी विशेष उदाहरण, सिद्धांत अथवा तथ्य को बताना चाहिए और फिर उसका सामान्यीकरण करना चाहिए। इससे अधिगम सहज व प्रभावी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसे बच्चा जान रहा है, और उस एग्जाम्पल को हमने उसके सामने रख दिया, और उसके आधार पर हमने नई चीज उससे बतानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम इस विशेष चीज से उसको सामान्य की ओर ले जाएंगे और उसको बताएंगे कि इस तरह का होता ही होता है, और वो जो विशिष्ट एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल उसके द्वारा सुना गया हुआ है, तो इसमें फिर कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। अगली बात, अब ये हमने बात करी विशेष से सामान्य की ओर। अब मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब जो चीज हमें दिखाई पड़ती है, अमूर्त जो कि नहीं दिख रही है, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए, स्थूल तथा मूर्त सहजता से अधिगमित होता है। अगर हम ये कहें कि ये माइक है, ये कहें कि ये डस्टर है, ये कलम है, ये मूर्त रूप है। अब इसके बारे में हमने सहज रूप से आपको ये बताया मूर्त। अब हम फिर इसकी अमूर्तता की ओर गए कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चुंबक का क्या कार्य है, इसमें किस तरह से ध्वनि तरंगित होती है, ध्वनि किस तरह से रिकॉर्ड होती है। ये सारी चीज फिर हमने क्या हुआ कि वो चीजें जो कि इसमें दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन इसके माध्यम से हो रही हैं, उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका आधार बनाकर कठिन व अमूर्त को समझाया जा सकता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, तो या मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, तो अमूर्त को समझाना सहज तभी हो पाता है जबकि मूर्त है, जबकि उससे पहले वो चीजें हैं जो कि दिखाई पड़ रही हैं। जब हम प्रेमिल व्यवहार हमें दिखाई पड़ता है कि कोई प्रेमासक्त है, जैसे अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, उधर जब वहां पर समझाने जा रहे हैं तो निराकार ब्रह्म को समझाने में उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म से शुरू कर रहे हैं। और जब वो सुनते हैं कि हाँ इस तरह की स्थिति है कि प्रेम
सबसे ऊपर की चीज है और साकार कन्हैया उनसे मिलकर के गया है और इस माध्यम से जो प्रेम उपजा है, तो निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए इन्हें तैयार करना सरल नहीं है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलने पर हम धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से अपना वांछित प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसी नवीन सूक्ष्म ज्ञान से जोड़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्थूल उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। अगली बात, अगला सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू द पार्ट। पूर्ण निश्चित रूप से अंश से बड़ा होगा, इसमें तो कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है कि जो पूरा है, होल है, और उसका कोई एक अंश है। मान लो ये कमरा है, इसमें बहुत सारी चीजें, इसका एक अंश ये बोर्ड है, एक अंश ये है, एक अंश मैं हूं, तो ये सारे इस पूर्ण के अंश हैं। तो इस पूर्ण के बारे में बताने के साथ साथ इसके अंशों की व्याख्या कर दी जाए तो ये सरल हो जाएगा। पूर्ण निश्चित रूप से अंश से बड़ा होता है, इसलिए पूर्ण देखते ही अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का रेखा चित्र जेहन में आ जाता है। और आप ये समझिए कि पूर्ण की आकृतियां ही उभरती हैं। अगर कोई कहे भैंस, तो भैंस की आकृति हमारे मस्तिष्क में आएगी। कोई कहे हाथी, हाथी की आकृति हमारे मस्तिष्क में आएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर एक फूल रखा हुआ हो, तो उस फूल को हम दिखाएं पूर्ण को, और फिर उस पूर्ण फूल को दिखाकर फिर हम कहें कि देखिए ये इसका पुंकेसर है, ये इसका वृत्तिकाग्र है, ये इसके अलग अलग ये अंश हैं, तो वो समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर जाने पर हम उसके पार्ट्स का अध्ययन उसको विद्यार्थी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक बड़ा चित्र है, यहाँ पर एक हाथी का चित्र बना हुआ होता, हाथी, अब हाथी पूरा बताने के बाद फिर हम उसकी आंख की व्याख्या करते, फिर उसके कान की व्याख्या, पेट की, खंबे की, अलग अलग व्याख्याएं करने से उसको समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम पूर्ण से अंश की ओर चल रहे हैं। इसीलिए हाथी दिखाकर बाद में उसके विविध अंगों का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो ये सरल भी होगा और बोधगम्य भी होगा। लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये कान है, और यहां तक कि हम तुलनात्मक अध्ययन भी करवा सकते हैं। हाथी के कान हमने दिखा दिए, पूरे हाथी को दिखाने के बाद फिर हम कह रहे हैं ये विविध जानवरों के कानों से बहुत बड़ा होता है। तो आप समझिए कि पूर्ण से अंश की ओर जाने पर हम ज्ञान को ज्यादा प्रभावी ढंग से अधिगमित कराने में सक्षम होते जा रहे हैं। अगली बात है आगमन से निगमन की ओर। यहां पर जो शब्द है ना, ये शब्द जब B.Ed. M.Ed. विद्यार्थी करते हैं तो उनको थोड़ा कठिन लगता है, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, और इसमें कहीं कुछ कठिनाई है नहीं। बड़े ध्यान से केवल आप इसको सुन लें कि आगमन विधि एक पूर्व सिद्ध तथ्य नियम सिद्धांत के आधार पर अन्य स्थिति में भी उसकी सत्यता प्रमाणित की जाती है। इसमें हम अपने उदाहरण, प्रमाण व अनुभव को आधार लेकर समझाते हैं। आप सीधे सीधे समझ लो कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके आधार पर समझा जाता है, और दूसरे में समझाया जाता है और उसके बाद फिर उसका उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साफ शब्दों में समझिए, शब्द क्लिष्ट हो सकते हैं लेकिन समझना आसान है। क्या आगमन में क्या होता है? आगमन में हम उदाहरण दे रहे हैं और उसका आधार लेकर के उसको समझा रहे हैं। और निगमन में क्या है? हम पहले समझा रहे हैं और समझाने के बाद उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आगमन और निगमन स्पष्ट हो गया होगा। तो आगमन विधि एक पूर्व सिद्धि तथ्य नियम सिद्धांत के आधार पर अन्य स्थिति में भी उसकी सत्यता प्रमाणित की जाती है। इसमें हम अपने उदाहरण, प्रमाण व अनुभव का आधार लेकर समझाते हैं। निगमन में पहले सामान्यीकृत सिद्धांत, तथ्य, नियम को विद्यार्थी के सामने रखा जाता है और उदाहरण बाद में बताया जाता है। इसमें क्या होता है? उदाहरण बाद में बताया जाता है और अधिगम स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसीलिए शिक्षण सूत्र के रूप में आगमन से निगमन की ओर रखा गया है। इस क्रम में बताने पर अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है और दीर्घ काल तक हमारे मस्तिष्क पर उसकी एक अटल छाप बनी रहती है। अगली बात, विशेष से सामान्य की ओर। ये एक दूसरा शिक्षण सूत्र है, फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल। एक अच्छे गुरु को अधिगम प्रभावी बनाने हेतु अपने शिक्षण का प्रारंभ विशेष उदाहरणों, तथ्यों या प्रयोग के माध्यम से करना उत्तम माना जाता है। उदाहरण कैसे होंगे? जो जिनसे विद्यार्थी भी परिचित हो, ऐसे उदाहरण हम इस्तेमाल करें। यह आधार अपनी विशिष्ट प्रेरक शक्ति के कारण नियम संप्रत्यय का अधिगम भी सरल हो जाता है। जब हम कोई विशेष बात हुई और विशेष बात को हमने उसको रखा और उसके बाद ये कहा कि इसके पीछे कॉज क्या है।
जब हम फिलॉसफी में अध्ययन कराते हैं उसमें प्रारब्ध के संबंध में बताते हैं और ये बताते हैं कि कुछ बातें जो कि इस समय आप असामान्य रूप से देख रहे हैं ये उस प्रारब्ध का परिणाम है। तो प्रारब्ध के कठिन सिद्धांत को पढ़ने के बाद, उसके विशेष उदाहरण को समझने के बाद बहुत सारी क्रियाएं हम समझ में आ जाती हैं कि सामान्य रूप से ये तो होना ही था फिर अगले के साथ। जहां पर पूर्व जन्म की अवधारणा मानी जाती है तो पूर्व जन्म की अवधारणा का स्पष्टीकरण करते वक्त भी प्रारब्ध की बात आती है और प्रारब्ध के आधार पर जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो सरल हो जाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत से आध्यात्मिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि हमसे कहा जाता है कि ये ऐसा किया जाए, ऐसा होना चाहिए। अब उसकी डीप नॉलेज हमें नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं। बहुत सारी श्लोक हैं जो कि हमने सीधे सीधे रटे हुए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उस स्पेशल उस विशेष श्लोक को पढ़ने के बाद कभी जब उसका स्पष्टीकरण होता है और फिर हम उसको बहुत सामान्य मानते हैं और ये मानते हैं वाह यह तो जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विशिष्ट ऊर्जाओं से भरे हुए मंत्र, इनका उच्चारण हमें आ गया, बाद में इसका अर्थ भी आ गया, तो विशिष्ट से हमने सामान्य को भी समझ लिया और जन सामान्य को समझाने के लिए हम खुद अपने आप को एक प्रेरक शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये बहुत आवश्यक है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। आप ये समझिए कि किसी बात का पता लगाने के लिए, खोज करने के लिए, विशिष्ट अनुसंधान के लिए विश्लेषण एक स्वाभाविक, सहज, व्यवस्थित व क्रमबद्ध विधि है। इसके आधार पर अधिगम कार्य प्रारंभ करके अंततः हम संश्लेषण की ओर बढ़ जाते हैं। पहले हमने विश्लेषण किया, विश्लेषण के आधार पर हमने उसकी सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट करने के बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि, इसका मतलब विश्लेषण के आधार पर हम किस ओर बढ़ रहे हैं, संश्लेषण की ओर बढ़ रहे हैं। अंततः हम संश्लेषण की ओर बढ़ जाते हैं और विश्लेषण के आधार पर संश्लेषण प्रस्तुत करके परिणाम का विवेचन पूर्ण होने पर इसे अनुसंधान परक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रभावी अध्यापक अपना शिक्षण हमेशा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाकर प्रभावी बनाते हैं। आप समझिए कि अगर हम इसको एक अन्य व्यवस्था के आधार पर समझें, हम हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या फिर थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रोसेस को समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या है कि एक दाना है और उस दाने को हमने जमीन के अंदर लगा दिया, थीसिस, फिर एंटीथीसिस हुई, फलस्वरूप पौधा निकल करके आया और सिंथेसिस के रूप में उसमें बहुत सारे फल आ गए। तो गेहूं के बनने की यह प्रोसेस को समझाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया कि गेहूं इस तरह जाता है, इस तरह इसकी प्रतिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप जो है बहुत सारे गेहूं बन करके आ जाते हैं। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ती हुई व्यवस्था के तहत हमने ये समझाने का प्रयास किया। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यह भी शिक्षण सूत्र है, महत्वपूर्ण है, लेकिन दुरूह या कठिन नहीं है। अगली बात, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कि फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। हम सारे के सारे लोग ब्रेन वाले, मन वाले लोग हैं और मन की अगर हम परिभाषा करते हैं तो कहते हैं मन जो है वो, उसका मतलब है ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क की क्रिया। और जो हमारे यहाँ तरह तरह के मनोविज्ञान पढ़ाए जाते हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान हमें बच्चे की आवश्यकताओं के बारे में, रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, दृष्टिकोण आदि के अध्ययन के प्रति सचेत करते हैं कि ये सारा भी हमें आना चाहिए और इस आधार पर हम अधिगम को अधिक प्रभावी बना पाएंगे। और मनोवैज्ञानिकता को आधार बना करके जब हम विषय वस्तु उनके सामने रखते हैं और अधिगम को सुनिश्चित करना प्रारंभ करते हैं तो वो जो चीजें हमें पता है कि इस बच्चे की रुचि इस क्षेत्र में है, ये इस तरह का सोच सकता है, तो हम उसी तरह का वो बना करके लाएंगे और उस क्षेत्र में जहां पर हम पढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र के बच्चों की उन स्थितियों के जब अध्ययन करके हम ये सारी चीजें बनाएंगे और उस मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उन्हें धीरे धीरे तार्किकता की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अधिगम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा।
और अधिगम प्रभावशाली हो जाना ही तो हमारा उद्देश्य है कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मनोवैज्ञानिकता से तर्कपूर्णता की ओर हमें बढ़ना ही पड़ता है और इससे व्यूह रचना, पाठ्यक्रम संप्रेषण, मूल्यांकन व पृष्ठ पोषण सभी में गुणवत्ता परक प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। यह अध्यापक व विद्यार्थी दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि हम मनोवैज्ञानिक से लॉजिकल की ओर बढ़ें, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की ओर बढ़ें। इससे क्या होगा, जब वो बच्चा देखेगा कि जो हमारे मानस में बैठे हुए तथ्य थे तार्किक रूप से कितने सही हैं, कितने गलत हैं और किन चीजों को आगे ले जाने की आवश्यकता है और किन चीजों को भूल जाने की आवश्यकता है, तो मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर बढ़ने पर अधिगम प्रभावी होता है और विद्यार्थी में सूझ का विकास होता है। और यह विकास होना एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता की उपलब्धि है, ये समझिए। अगली बात, ठोस अनुभव से युक्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू रेशनल। हर समाज समय के साथ बहुत कुछ अनुभव करता है। जब समाज अनुभव करता है तो समाज की इकाई कौन है? समाज की इकाई हम हैं, समाज की इकाई मानव है। मानव भी अपनी जिंदगी भर कुछ ना कुछ अनुभव करता रहता है और अनुभव के आधार पर उसमें एक विशिष्ट सूझ विकसित होती है, दृष्टिकोण विकसित होता है, नीरछीर विवेक करने की क्षमता उसमें आ जाती है और इस तर्कसंगत सोच का प्रादुर्भाव उसमें होने लगता है। अर्थात ठोस अनुभव नींव की ईंट के मानंद काम करता है। इसके धरातल पर ही युक्त की ओर बढ़ाया जाता है। इसी कारण यह शिक्षण सूत्र अधिगम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है। इसका मतलब कि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ठोस अनुभव के धरातल पर हम उसे फिर युक्त की ओर बढ़ते हैं, इस कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से हम रेशनल की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से फिर वह हमें अधिगमित हो जाता है। अगली बात, प्रकृति का अनुसरण, फॉलोइंग नेचर। प्रकृति हमारी प्रथम शिक्षक है। आप समझिए, जितना अच्छा हमें प्रकृति सिखा देगी उतना अच्छा हम कैसे नहीं सीख पाएंगे। जिन लोगों ने रूसो को पढ़ा है वो लोग जानते होंगे कि उसने एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि प्रकृति बहुत कुछ सिखाने में सक्षम है और इसकी अधिगम में भूमिका जो है वो असंदिग्ध है। हम प्रकृति का अनुसरण कर अधिगम को दीर्घकालिक व स्थायी बना सकते हैं। प्रकृति का अनुसरण ऐसा नैसर्गिक शिक्षण सूत्र है जो निर्विवाद रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए और इस आधार पर अधिगम को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने जिन सारे शिक्षण सूत्रों की बात की, उक्त संपूर्ण विवेचन से एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि अधिगम प्रक्रिया किसी भी स्तर की हो, लेकिन शिक्षण सूत्र का ज्ञान निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अध्यापक के व्यक्तित्व में इससे निखार आता है और बिना इसके अध्यापक एक अकुशल श्रमिक की ओर होता है। एक अकुशल श्रमिक जिस तरह से कार्य करता है, जिसको नहीं पता कि किस तरह से कार्य किया जाएगा, उसी तरह से कार्य संपन्न कर देता है। पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है, पाठ्यक्रम पूरा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम को इस तरह से पूरा किया जाए कि विद्यार्थी की समझ में आ जाए। बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह से कहते हैं कि यानी सिर के ऊपर से चला गया। इसका मतलब विद्यार्थी का दोष नहीं है, हमें उसके स्तर पर उतरना होगा। इसके स्तर पर उतरने के बाद इन शिक्षण सूत्रों का सही इस्तेमाल करना होगा। जब इन शिक्षण सूत्रों का सही प्रयोग हमको आ जाएगा, तभी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संचालित होगी। आप ये समझिए कि यहाँ पर शिक्षण सूत्र है क्या, शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या है, शिक्षण सूत्र के प्रकार क्या हैं, या फिर कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाने चाहिए, कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, इन सब पर हमने बात कर ली है। और जो कुछ भी बात की है, इसे अगर आप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप YouTube पर एजुकेशन आचार्य चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, और ये नाम यहाँ लिखा हुआ है सामने, एजुकेशन आचार्य, और आपने इसको सुना, जानने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।